जब से हमने हमारी पृथ्वी के बाहर इस अंतरिक्ष में कदम रखा है, हमें एक बात ने तब से परेशान किया है। क्या हमारे इस काले रहस्यमय अंतरिक्ष में हम अकेले हैं या कोई और भी है जो हम पर निगाह रखे हुए है? अगर कोई हमारे इस अंतरिक्ष में हमारे अलावा मौजूद है तो क्या वो हमारा दोस्त है या फिर हमारा दुश्मन? यह जानने का केवल एक ही रास्ता है, उन्हें कांटेक्ट करने का, या फिर इसी तरह से हमारे नीले ग्रह पर छुपकर। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद जीवन को ढूंढने का फैसला लिया और 1974 में एरेसीबो नामक एक मैसेज को स्टार क्लस्टर M13 की तरफ इस आशा के साथ भेजा गया कि वहां पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन मौजूद होगा और जो इतना एडवांस होगा जो हमारे मैसेज को रिसीव कर सके और उसे डिस्क्रिप्ट कर समझ सके। इस मैसेज में हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद जीवन और पृथ्वी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को इनकोड किया था। इस मैसेज को हमारे इस काले अंतरिक्ष में M13 की तरफ सिंगल टाइम फ्रीक्वेंसी द्वारा मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स से भेजा गया। इस मैसेज को M13 की तब की लोकेशन की तरफ 25,000 लाइट ईयर की दूरी से हमारी पृथ्वी से ब्रॉडकास्ट किया गया। इस मैसेज में लगभग 1679 बाइनरी डिजिट थे। इस मैसेज का कुल साइज लगभग 210 बाइट्स का था, जिसको 2380 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 10 हर्ट्ज की शिफ्टिंग मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी पर लगभग 450 किलोवाट की पावर से भेजा गया। इस मैसेज में 1 और 0 को फ्रीक्वेंसी की 10 बिट पर सेकंड की शिफ्टिंग के साथ ट्रांसमिट किया गया। इस मैसेज की ब्रॉडकास्ट केवल 3 मिनट की ही थी। इस मैसेज में मौजूद 1679 डिजिट को इसलिए चूज किया गया क्योंकि 1679 एक सेमी प्राइम है जिसको 73 रोज और 23 कॉलम्स में अरेंज किया जा सकता है, या फिर इसके ऑपोजिट 23 रोज और 73 कॉलम्स की अरेंजमेंट में इसको अरेंज किया जा सकता है। इस मैसेज को बनाने वाले डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने इस मैसेज को कार्ल सेगल और कुछ और लोगों की मदद से लिखा था। उन्होंने इस मैसेज को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स बाइनरी फॉर्मेट में थे। इस मैसेज को बनाते वक्त यह सोचा गया था कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इस मैसेज को रिसीव करेगी वो एटलीस्ट बाइनरी फॉर्मेट को समझ सकेगी। इस मैसेज के दूसरे पार्ट में हमने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर को लिखा जो डीएनए के बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि हम इस काबिल हैं कि हम हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में मौजूद शुगर और बेसिस के बारे में लिखा। इन न्यूक्लियोटाइड्स को प्रीसीडिंग लाइन में मौजूद 5 एटम्स की मदद से डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड और डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक इमेज की मदद से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमने एक ह्यूमन फिगर के साथ साथ ह्यूमन बॉडी की डायमेंशंस और अर्थ पर मौजूद ह्यूमंस की पॉपुलेशन को इमेज की मदद से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमने हमारे सोलर सिस्टम और किस ग्रह से इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया गया है इसको भी एक इमेज की मदद से रिप्रेजेंट किया। और इस मैसेज के लास्ट 7th पार्ट में हमने एरेसीबो टेलीस्कोप और इसके ट्रांसमिटिंग एंटीना की डायमेंशंस को भी मैसेज में डिस्क्राइब किया। अब आप एरेसीबो मैसेज की बाइनरी स्ट्रिंग को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि M13 स्टार क्लस्टर हमारी पृथ्वी से 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर है, तो इस मैसेज को लाइट की स्पीड पर उस स्टार क्लस्टर तक पहुंचने में लगभग 25,000 सालों का समय लगेगा। तो जब इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया गया था तो इसे M13 के कोर की तरफ एम किया गया था, लेकिन जब यह मैसेज उस स्टार क्लस्टर तक पहुंचेगा तो उसके कोर की लोकेशन चेंज हो गई होगी, पर इतनी ज्यादा भी नहीं कि उस स्टार क्लस्टर पर मौजूद एलियंस हमारे इस मैसेज को रिसीव ना कर पाएं। इस मैसेज को भेजने का पर्पस एलियंस के साथ कांटेक्ट बनाना नहीं था। इसके बजाय इस मैसेज का पर्पस केवल हमारी मनुष्य जाति की काबिलियत दिखाने का था। देखने वाली बात तो यह होगी कि अगर उस स्टार क्लस्टर में मौजूद एलियंस इस मैसेज को रिसीव करने के बाद हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या नहीं। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को एंड करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।